वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम थर्मोडायनेमिक्स में कुछ महत्वपूर्ण आए हुए प्रश्न डिस्कस करेंगे जो अलग अलग विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में आए हैं। एंट्रोपी से संबंधित एंट्रोपी का कुछ डिस्कशन हम पूर्व व्याख्यानों में कर चुके हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। कि सर्वप्रथम तो ये कि एंट्रोपी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी का वैसे कोई अर्थ नहीं है। एंट्रोपी इज रिलेटेड विद चेंज। एंट्रोपी चेंज से ही सामान्यतः बताई जाती है। यदि कोई पदार्थ या वस्तु उत्क्रमणीय प्रक्रम रिवर्सिबल प्रोसेस में के अंतर्गत नियत ताप T पर ऊष्मा डेल्टा क्यू मात्रा में ग्रहण करती है, तो हम कहते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा एस मात्रा की एंट्रोपी में वृद्धि हुई है। इसके दूसरी तरफ ऑन अदर साइड, यदि कोई पदार्थ या वस्तु नियत ताप T पर ऊष्मा dq छोड़ती है, तो हम कहते हैं कि वस्तु या निकाय की एंट्रोपी में कमी हुई है। यदि ताप नियत न हो और उस प्रक्रम में ताप जो है वो बदल रहा हो और बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट्स में ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है, तो dq अल्पांशों में, तो तब प्रत्येक अल्पांश पर T नियत हो, तब हम कहते हैं, इसे कहते हैं अनंत सूक्ष्म प्रक्रम के अंतर्गत उस एंट्रोपी परिवर्तन या ऊष्मा का आदान प्रदान। तब बाय डेफिनेशन एंट्रोपी हो जाती है डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रल dq बाय T। भौतिक महत्व क्या है इसका? एंट्रोपी हमने पूर्व में भी पढ़ी थी, लेकिन इसका भौतिक महत्व अब समझते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई टी। तो डेल्टा क्यू हो जाता है टी डी एस, जहां टी परम ताप है निकाय का, वस्तु का। एंट्रोपी गुणा परम ताप की विमा ऊष्मा के तुल्य है। अब यदि हम अपना पूर्व की नॉलेज को देखें, तो गुरुत्वाकर्षण में वस्तु की स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान और आधार से ऊंचाई के रूप में लेते हैं, कि गुणनफल के रूप में लेते हैं। और ग्रेविटेशनल के नियम से, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फॉर्मूला है F इज इक्वल टू Gm1m2 और आर स्क्वायर, उससे भी हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यदि तुल्यता निकालें इसकी, तो द्रव्यमान के तुल्य है एंट्रोपी और ऊंचाई, आधारभूत ऊंचाई जो है उसके संगत है ताप। यानी कि तंत्र के एंट्रोपी का ऊर्जा संवहन के साथ वही संबंध है जो द्रव्यमान का रेखीय गति से। इसका मतलब ये हुआ कि जो तंत्र की एंट्रोपी है वो बताती है, सहति बताती है, कितना वेट जो है वो कोई प्रोसेस जो है उसमें कितना वेटेज है ऊष्मा का, ताप का। आइसेंट्रोपिक किसे कहते हैं?
आइसेंट्रोपिक यानी सम एंट्रोपिक, जब वस्तु या निकाय एक रुद्धोष्म वक्र से दूसरे रुद्धोष्म वक्र पर समतापीय वक्र के द्वारा ट्रांजिशन करती है, तब Q बाई टी इज इक्वल्स टू नियत होगा, यानी डेल्टा S फिक्स होता है। अतः एंट्रोपी परिवर्तन वह गुण है कि जो कि दो रुद्धोष्म वक्रों के बीच परस्पर होता है। रुद्धोष्म वक्र के सभी बिंदुओं पर S नियत रहता है, इसलिए रुद्धोष्म वक्रों के समुच्चय को हम कहते हैं सम एंट्रोपिक या आइसेंट्रोपिक भी कहते हैं। वस्तु की एंट्रोपी वह ऊष्मागतिक राशि है जो कि उत्क्रमणीय रुद्धोष्म परिवर्तन के अंतर्गत नियत बनी रहती है। चित्र में आप देख रहे हैं कि ये आइसोथर्म्स है, ये एडियाबैटिक लाइन्स है, इन्हें हम कहते हैं आइसेंट्रोपिक, सेट ऑफ आइसेंट्रोपिक। Entropy of a substance is that thermodynamic quantity which remains constant during a reversible adiabatic change। यदि एडियाबैटिक का अर्थ ये हो गया कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो, तो ये कंडीशन रखते ही हम देखते हैं कि dq इज इक्वल टू 0, इसका मतलब TdS इज इक्वल टू 0। अब T फिक्स है, नियत है, फाइनाइट है, तो ds इज इक्वल टू 0 या S इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हो गया कि Q1 बाई T1 ये एक समतापी वक्र है, इस पर ऊर्जा का मान Q1 है, इस पर ऊर्जा का मान Q2 है, क्योंकि ऊर्जा नियत बनी हुई है एक रुद्धोष्म वक्र पर। ये T1 वक्र है, ये T2 वक्र है, तो Q1 बाय T1 इज इक्वल टू Q2 बाय T2। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया आइसेंट्रोपिक कर्व्स हो गई। दूसरा एक प्रश्न है, कार्नोट चक्र को टीएस वक्र द्वारा समझाइए। कार्नोट चक्र हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। यहां पर एक व्युत्क्रमणीय कार्नोट चक्र का चित्र प्रदर्शित है। ये समतापी T1 ताप पर फिर रुद्धोष्म, फिर ये रुद्धोष्म प्रसार, ये समतापी प्रसार, समतापी संपीड़न और समतापी और रुद्धोष्म संपीड़न, 4 चक्र हैं इसके, और ये रिवर्सिबल है क्योंकि इसमें लॉस नहीं है। तो पीवी डायग्राम इसका पीवी इंडिकेटर डायग्राम भी कहलाता है। अब यहां पर यदि इसका टीएस डायग्राम बनाए तो आप जानते हैं कि टीएस में जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी सम एंट्रोपिक या आइसेंट्रोपिक में बी सी के मध्य, क्योंकि क्यू जो सिस्टम द्वारा ली गई ऊष्मा है नियत रहती है, इसलिए एंट्रोपी नियत रहती है। तो ये हो गया एक आइसेंट्रोपिक वक्र। ऐसे ही इसी प्रकार संपीड़न के समय आप देख रहे हैं कि डी ए एक दूसरा आइसेंट्रोपिक वक्र हो गया, सम एंट्रोपिक।
समतापी में ताप नियत रहता है, समतापी में ताप नियत रहता है। प्रसार, प्रसार, संपीड़न, संपीड़न, इस प्रकार से 4 चक्र पूरे होते हैं। तो सम एंट्रोपिक या आइसेंट्रोपिक के बारे में यदि कोई डाउट है तो इस डायग्राम से क्लियर हो जाता है। व्युत्क्रमणीय प्रक्रम में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए dq इज इक्वल टू TdS, अतएव प्रारंभिक अवस्था I से अंतिम अवस्था F वाले व्युत्क्रमणीय प्रोसेस में कुल ऊष्मा स्थानांतरण के लिए Q इज इक्वल टू I इंटीग्रल I टू F TdS, जो कि TS वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल होता है। TS वक्र के नीचे क्षेत्रफल ये है। तो पूरे चक्र का निकालें तो ये हो गया प्रसार के समय और ये हो गया संपीड़न के समय, दोनों का अंतर हमें दे देगा कुल ऊष्मा। क्लॉसियस प्रमेय के अनुसार व्युत्क्रमणीय प्रक्रम में कुल एंट्रोपी परिवर्तन शून्य होता है। डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ dq by t इज इक्वल टू 0। ये एक महत्वपूर्ण प्रमेय है, तो इसे भी हम आगे समझेंगे कि एंट्रोपी की टर्म्स में जो केल्विन, प्लांक और क्लॉसियस के जो कथन हैं उनको दोबारा समझेंगे और उनका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी। सिद्ध कीजिए कि किसी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय एवं उसके पर्यावरण की एंट्रोपी सदैव बढ़ती है। डेल्टा एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको सिद्ध करने के लिए हम किसी उत्क्रमणीय, सर्वप्रथम किसी आदर्श इंजन को देखते हैं, फिर उसी आधार पर जो प्रैक्टिकल इंजन है उससे कंपेयर करेंगे। तो उत्क्रमणीय कार्नो इंजन जो कि T1 और T2 ताप के बीच में कार्यरत है, उसकी दक्षता का सूत्र हो जाता है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1, जहां Q1 और Q2 क्या है, ताप T1 पर ग्रहण की गई ऊष्मा की मात्रा स्रोत से और Q2 हो जाता है ताप T2 पर सिंक को दी गई ऊष्मा की मात्रा। यदि चक्र उत्क्रमणीय है तो Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाय T1, क्योंकि 1 माइनस T2 बाय T1 ये हम पहले ही देख चुके हैं उत्क्रमणीय कार्नो इंजन के लिए। उत्क्रमणीय हो तो Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू T2 बाय T1, जो कि ताप T1 और T2 के बीच कार्यरत आदर्श कार्नो इंजन की अधिकतम एफिशिएंसी या दक्षता है।
यदि चक्र उत्क्रमणीय हो तो ईटा का मान कम हो जाता है। अनुत्क्रमणीय हो, यहां पर अनुत्क्रमणीय होगा। तो ईटा का मान कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन इज लेस देन 1 माइनस टी टू बाई टी वन। ये हम देख चुके हैं कार्नोट की से रिलेटेड थ्योरम्स में, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजन्स की थ्योरम्स में देख चुके हैं। कॉन्ट्रडिक्शन से हमने सिद्ध किया था रिवर्सिबल कार्नो इंजन की दक्षता अधिकतम होती है। तो यहां हम देखते हैं सिंपल मैथ से कि Q2 बाई Q1 इज ग्रेटर देन T2 बाय T1, क्योंकि ये ईटा कम हो जाती है। तो Q2 बाई T2 इज ग्रेटर देन Q1 बाय T1। सिंक की एंट्रोपी Q2 बाई T2 से बढ़ती है, तो ये एंट्रोपी हो गई और ये भी एंट्रोपी हो गई। एंट्रोपी ऑफ सिंक and this is entropy of source. Entropy of source of sink increases and entropy of sink decreases. कुल एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा S is equals to Q2 by T2 minus Q1 by T1। कार्यकारी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर लेता है, इसलिए कार्यकारी पदार्थ अनअफेक्टेड रहता है। कुल एंट्रोपी परिवर्तन कार्यकारी पदार्थ प्लस पर्यावरण या स्रोत की एंट्रोपी के अंतर के बराबर होता है। अतः अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में तंत्र एवं इसके पर्यावरण की एंट्रोपी सदैव बढ़ती है। यदि बराबर साइन हो तो डेल्टा S उत्क्रमणीय है, यदि ग्रेटर हो तो एंट्रोपी का परिवर्तन पहले और बाद में ज्यादा हो जाएगा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में, क्योंकि एंट्रोपी जो है वो डिसऑर्डर को बताती है। एक प्रश्न है कि टीएस वक्र के आधार पर कार्नोट चक्र की दक्षता का सूत्र समझाइए। हम जानते हैं कि उत्क्रमणीय कार्नो इंजन में 4 प्रोसेस होती हैं, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी प्रसार, रुद्धोष्म संपीड़न, समतापी संपीड़न। बल्कि इसे यूं समझ सकते हैं समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी रुद्धोष्म संपीड़न और समतापी, पहले समतापी फिर रुद्धोष्म संपीड़न। टीएस वक्र की बात करें तो
ये समतापी है क्योंकि ताप नियत है, ये रुद्धोष में है क्योंकि एंट्रोपी नियत है। तो ये हो गई आइसेंट्रोपिक लाइन या सम एंट्रोपिक रेखा। टीएस सूचक आरेख की सहायता से दर्शाया गया है। जिस प्रकार पीवी वक्र कार्नोट चक्र में कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है, टीएस वक्र भी कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है। समतापी प्रसार ए बी, ताप T1 नियत है, एंट्रोपी S1 से S2 तक बढ़ती है। ग्रहण ऊष्मा ये हम देख चुके हैं Q1 है, Q1 इज इक्वल टू T1 फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। This is given by this into this, T1 into S2 minus S1, AH into AB। जैसा पूर्व में बताया ये वक्र के नीचे का क्षेत्रफल। रुद्धोष्म प्रसार BC, T1 अधिकतम ताप से T2 कम ताप तक। अब यहां पर S2 नियत है। इसी प्रकार समतापी संपीड़न के अंतर्गत CD है, T2 नियत है, ताप S2 से S1 तक संपीड़न एंट्रोपी परिवर्तन होता है। Q2 ऊष्मा का त्याग किया जा रहा है, तो Q2 हो जाती है T2 इंटू S2 माइनस S1। परिमाण में DH इंटू DC। इसी प्रकार अंतिम जो वक्र है रुद्धोष्म संपीड़न, उसमें T2 से T1 तक ताप बढ़ता है, S1 नियत है। 1 व 3 से ऊष्मा Q1 माइनस Q2 उपयोगी कार्य W में परिवर्तित हो जाती है। प्रति चक्र उपलब्ध ऊर्जा हो जाती है एरिया ABGH माइनस BCHG is equals to area of ABCD। कार्नोट चक्र में भी हमने यही किया था। टीएस सूचक आरेख का बंद वक्र कार्य के रूप में उपलब्ध ऊर्जा को बताता है। ईटा इज इक्वल टू W बाय Q1। W हमने निकाला प्रति चक्र उपलब्ध ऊर्जा जो उपयोगी कार्य में बदल रही है, जो उपयोगी कार्य W में परिवर्तित हो जाती है। एरिया ऑफ ABCD जो क्लोज्ड वक्र का एरिया है, और Q1 जो है ABGH, दोनों का सब्ट्रैक्शन या अंतर, डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस। प्रति चक्र उपलब्ध ऊर्जा
रह जाती है ABCD, जो उपयोगी कार्य में बदल गई। तो एफिशिएंसी फर्स्ट प्रिंसिपल से हो गई एरिया ऑफ ABCD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABGH, जो ABGH है Q1 है। कुल अवेलेबल ऊर्जा, सो इट कम्स आउट टू बी BC बाय AH। अब BC क्या है? BC बाय AH, दिस BC is equals to T1 माइनस T2, क्योंकि T1 अधिक है, स्रोत का ताप अधिक है, और AH हो जाता है T1। तो दोनों का रेशियो निकालें तो ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाय T1, यही हमें सिद्ध करना था। ये समतापी हो गया और ये रुद्धोष्म वक्र हो जाता है। तो कार्नो चक्र की दक्षता का सूत्र हमने एंट्रोपी रिलेशन से निकाल लिया। नेक्स्ट लेक्चर में पुनः मुलाकात करते हैं, तब तक आप पुस्तकों से इसके न्यूमेरिकल समझें, देखें। धन्यवाद।